अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सबक हवाई जो है उसका पहला हिस्सा मुकम्मल किया था। आज हम इसका दूसरा हिस्सा मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो सबक के हवाले से जैसे आपको मैंने बताया था कि सबक हवाई जो है हमारी उर्दू की किताब का 8वां सबक है और हवाई जो है ये अमेरिका की एक रियासत का नाम है। ठीक है। और सबक की मुसन्निफा बेगम अख्तम रियाजुद्दीन, यानी आपने यहाँ मुसन्निफ नहीं लिखना, खातून राइटर है, लिहाजा मुसन्निफा ही लिखा जाएगा। और धनक पर कदम जो किताब है ये वहां से अखज किया गया है, यानी इसका माफिज जो है इस सफरनामे का वो धनक पर कदम है। अब ये बात हुई थी कि सफरनामा इसकी सेंस है। सफरनामा क्या है? सफरनामा जब कोई मुसाफिर किसी सफर पर रवाना होता है तो वहां पर पेश आने वाले हालातों वाकयात, जिस जगह पर वो जाता है वहां वो जो जो कुछ मुशाहिदा करता है, तजुर्बा करता है, वहां की रसूमात, वहां की मशहूर बातें, जगहें, रिवायात वगैरह जो है वो उनका अपने अल्फाज में जो है उसको रकम बंद करता चला जाता है। तो यूं जो एक सफर के दौरान एक मुसाफिर को जिन जिन वाकयात व हालात का सामना करना पड़ता है उसको तहरीरी शक्ल में पेश करना जो है वो सफरनामा कहलाता है। तो अब आपने यहाँ पे अगर फर्ज किया यहाँ से पहला कोई सबक में से आपको इम्तहान में आ जाता है तो हवाला मतलब में आप मुसन्निफा लिखेंगे, ना कि मुसन्निफ। ठीक है। अब हमने जो सबक कल तक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि सबसे पहले तो इसका आगाज, उसका थोड़ा खुलासा बयान करती जाती हूँ कि मुसन्निफा ये बयान करती हैं कि वो अपना तजर्बा बयान करती हैं कि जब उन्होंने हवाई के सफर के लिए रवाना होना था तो लोगों ने जो है उनको अपने अपने अंदाज में जो है डराना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि बहुत खतरनाक सफर है, ऊपर खुदा और नीचे बहरुल काहिल है, यानी जमीन का जरा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता। फिर वो कहती हैं कि उसके बाद वो अपना तजुर्बा बयान करती हैं कि चूंकि उनके शोहर जो है वो ऑफिसर थे और उनकी जॉब की नौयत ऐसी थी काम की कि उनको किसी ना किसी मुल्क का सफर करना पड़ता था। और इस वजह से बेगम अख्तर रियाजुद्दीन साहिबा भी जो है वो अपने शोहर के हमरा बैरून ममालिक आती जाती रहती थी और लिखने का भी शौक था, तो इसलिए फिर वहां जहां जहां भी जिन ममालिक में गई वहां के इन्होंने सफरनामे लिखे। अब उसके बाद वो बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना सारा घर जो है वो मुकम्मल तौर पे अपनी पैकिंग की, सामान जो है बुक किया और फिर DOAC का जो है वहाँ टिकट उसने इस एयरलाइन से उन्होंने बुक करवाया। और फिर दूसरी बात जो इस एयरलाइन के हवाले से उन्होंने ये कही कि ये जो है 1440 मिनट से कम लेट होना कसरे शान समझती है। यानी अगर आपने 26 को जाना है तो 25 की सीट बुक करवाई, एक दिन पहले की गुंजाइश रखने की। और वजह उसकी क्या है कि वो क्यों इसको इंतखाब करती हैं इस एयरलाइन का कि इसकी नशीस आरामदेह है और अमला बहुत तमीजदार है। फिर उसके बाद उनका जो पहला हम देखते हैं कयाम कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता जो है वो मुसन्निफा की जाए पैदाइश भी है, इसलिए वो कहती हैं कि मुझे इस जगह से कुदरती उन्स भी था और उसको देखने का अरमान भी, क्योंकि 1 साल की शीरख्वार थी जब वहां से इनको इनके वालिदैन जो है पाकिस्तान ले आए थे। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कलकत्ता में जो उनको हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस के हवाले से चेकिंग के दौरान जो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो उसका हवाला देती हैं। फिर उसके बाद अगला जो उनका कयाम होता है वो हांगकांग में होता है। वहां के बारे में वो कहती हैं कि यहाँ जाकर इंसान की रूह खुश हो जाती है। तीसरी जगह उसके बाद जहाँ उनकी रवानगी होती है वो जापान का दारुल हुकूमत टोक्यो है। टोक्यो पहुंचती हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि रात को 10:30 के करीब वो जो है हवाई के दारुल सल्तनत होनोलुलु में पहुंचती हैं। और वहां पे भी ये मसला होता है कि तारीख का फर्क पड़ता है कि वहां का टाइम जो है जापान के टाइम से कोई 24 घंटे पीछे है। चुनांचे ये जब वहां पहुंचती हैं तो इनके इस्तकबाल के लिए ना इनके शौहर मौजूद होते हैं, काफी इन्हें दिक्कत होती है। और फिर उसके बाद रात के 12 बजे के बाद जब इनके शौहर इनको लेने के लिए आते हैं तो फिर ये उगता खुलता है कि जापान के वक्त से हवाई का वक्त जो है वो 24 घंटे पीछे है। इस वजह से तारीखों में अक्सर गड़बड़ हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने घर लेके चले जाते हैं इनको मियाँ। वहां जाकर जो है वो मतलब इनको लाइट जलाने से, बत्तियां रोशन करने से मना करते हैं। और जिसकी वजह ये मालूम होती है कि वहाँ उन्होंने जगह जगह जो है गंदगी के ढेर, गद्दे, मोजे, रुमाल और सैनमा शोज वगैरह की टिकटें और पेंट्री में गंदे बर्तन
یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ بتیاں نہ جلائیں اور نہ ان کو کچھ یہاں کی حالات کا پتہ چل سکے۔ اگلے دن وہ صبح بتاتی ہیں کہ سارا دن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ مل کے گھر کی صفائی وغیرہ کرتی رہتی ہیں، اور دوپہر کا کھانا بھی وہ باہر کھاتی ہیں، رات کا کھانا بھی وہ باہر سے کھاتے ہیں، اور شام کو وہ جو ہے جزیرہ اواہو کی سیر کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں، اور وہاں کا وہ خوبصورتی کا بیان کرتی ہیں کہ بحر الکاہل جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، اور ہر طرف جو ہے سبزہ ہی سبزہ تھا حد نگاہ کے علاوہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ یہ اس ننھے منھے سے رقبے میں قدرت کا ہر رنگ اور ہر انگ پایا جاتا ہے، اور ایک طرف اس کا پانی جو ہے اتنا نیلا اور چمکیلا ہے کہ وہ اس کو نیلم قرار دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ اگلے دن وہ اپنا بیان کرتی ہیں کہ ہنو مابے پر وہ پکنک منانے جاتی ہیں، اور یہ جگہ ان کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ یہاں بھی پانی جو ہے بہت ہی صاف ستھرا ہے، اور آبی مخلوق کے لیے یہ جگہ بہت مشہور ہے، یعنی جو سمندری مخلوق ہوتی ہے وہ یہاں پہ بکثرت پائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا ہم پیراگراف میں دیکھتے ہیں کہ وہ سپر مارکیٹ کا ذکر کرتی ہیں کہ وہاں کی سپر مارکیٹ جو ہے جس کو وہ کہتی ہیں کہ یہاں 10 بازاروں کا مہاگرو ہے، یعنی وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ 10 بازاروں کا سردار ہے، یعنی کہ 10 بازار اس کی ایک لپیٹ میں آ جائیں، اور پھر وہاں اتنی افراد کے ساتھ کثرت کے ساتھ طرح طرح کی جو ہے چیزیں پائی جاتی ہیں کہ احساس غربت جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایشیا میں یا افریقہ میں کہیں بھی قحط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہ ہر شے کی 50 قسمیں اور ہر قسم چھت تک چنی ہوئی ہے۔ اور پھر دوسری سہولت یہ دیکھیے کہ انہوں نے ہر چیز پر سیل لگا رکھی ہے، اور پھر یہ بھی انہوں نے اپنے گاہکوں کو سہولت دی ہے کہ اگر نقد نہیں تو ادھار لیجیے، یعنی اس چیز کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو آپ خریداری نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا گزشتہ لیکچر جو تھا یہاں تک تھا۔ آج جو ہم نے یہ سبق کا آغاز کرنا ہے اس کا پیراگراف ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ سپر مارکیٹ میں جا کر عورتوں کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی حلے میں $32 کی کھانے پینے کی چیزیں لے لی، کار بھر گئی۔ اس مارکیٹ میں الگ نرسری بھی ہوتی ہے جہاں عورتیں اپنے بچے چھوڑ کر اطمینان سے شاپنگ کرتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ سپر مارکیٹ میں یہ جو عورت کی آنکھیں اور بٹوے کھل جاتے ہیں، آنکھیں کھل جانا اور بٹوے یعنی کہ اتنی زیادہ کثرت اور فراوانی کے ساتھ وہاں پہ ہر قسم کی ورائٹی کا موجود ہونا کہ عورتیں چاہتی ہیں کہ میں یہ بھی خرید لوں یہ بھی خرید لوں، یعنی بہت ہی زیادہ وہ پھر خریداری کرنے لگ جاتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ پھر آگے کہتی ہیں وہ کہ میاں نے ہمارے پیچھے گھر کا کچھ سامان مثلا سیکنڈ ہینڈ کار، ٹیلی ویژن، صوفہ، گراموفون، ٹیپ ریکارڈر اور باقی ہلکی کرسیاں وغیرہ خرید رکھا تھا۔ اتنا سلیقہ میرے میاں میں کہاں سے آ گیا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سب ایک دکان کے توسط یعنی وسیلے سے ہوا جو غریبوں مفلوجوں اور یتیموں کے لیے چلائی گئی تھی۔ اس لیے میرے میاں نے خیرات کے جذبے میں اپنے گھر کو فرنیچر سے بھر لیا۔ فرنیچر یعنی استعمال شدہ پرانا ساز و سامان۔ کار 1857 کا ماڈل تھی، جب چلتی تو دنیا دیکھتی تھی، جب رکتی تو دنیا شکر کرتی تھی۔ اس کے پراسرار پٹاخے نہ معلوم کہاں سے چھوٹتے تھے۔ ہم نے جاتے ہی کام بانٹ لیے، میں کھانا پکاؤں گی، بیٹی صفائی کرے گی، میاں بولے ہم تمہاری ڈرائیوری کریں گے۔ ہم لاجواب ہو گئے، اس لیے کوئی اور کام ان کو نہ دیا کیونکہ اس کار کو چلانا انہی کا کام تھا۔ میں باہر ممالک میں اگر کار چلاؤں تو کم سے کم مانوس ڈھانچہ تو ہو، اس کمبخت کے گیئر کدھر اور بریک کدھر، بالکل بے سروپا۔ لیکن شاباش ہے اس کار پر کہ ہزاروں میل سیرے کی، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی دگا نہ دی، یعنی دھوکہ نہ دیا مراد کہ راستے میں کہیں بھی خراب نہ ہوئی، اتنی سیرے کرنے کے باوجود، اتنی پرانی ہونے کے باوجود بھی وہ کار جو ہے ان کی جو ہے اس پہ جتنا چاہا انہوں نے سفر کیا۔ پرانا ٹیلی ویژن بھی کچھ ایسا برا نہ تھا، 2 دھپ لگاؤ یا کمبل ڈالو تو اس کے کالے سفید ترمرے ناچنے بند ہو جاتے تھے۔ یعنی کہ ٹی وی بھی پرانا ہے، سیکنڈ ہینڈ ہے، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے اس ٹی وی کے ساتھ کہ اس کو جو ہے گرم کرنا پڑتا ہے یا اس کو زور زور سے اوپر سے مارنا پڑتا ہے، 2-4 ہاتھ لگانے پڑتے ہیں، تب جا کے وہ جو ہے اس میں تصویر دکھائی دینا شروع ہوتی ہے۔ ترمرے ناچتے ہیں، ترمرے آپ دیکھتے ہیں جب ٹی وی ایک دم ہم آن کرتے ہیں تو وہ سفید اور کالے سے وہ نقطے سے ستارے سے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کو ترمرے کہتے ہیں۔ پھر گھنٹوں صحیح چلتا تھا جبکہ چینل نہ بدلو، یعنی اگر آپ نے چینل نہیں بدلا تو وہ ٹی وی آپ کا ٹھیک چلتا رہے گا، اور چینل بدلی اور پھر وہی دھموکے، تھپڑ، گرم پانی کی بوتل اور وہ پھر چل پڑا۔ یعنی کہ اگر آپ نے اس کا چینل بدلا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو پھر وہی بار بار اس کو مارنا پڑے گا اوپر سے، اس کو
कंबल उसके ऊपर डालना पड़ेगा या गर्म पानी की बोतल उसमें रखनी पड़ेगी, तो फिर वो दोबारा से जो है चलना शुरू हो जाएगा। तो साहब ये तो हवाई का अज़दवाजी रूप था। अब तक गरस्तन माँ बीवी बोल रही थी, लेकिन ये गरस्तन माँ बीवी दो वक्त बल्कि अगले 2 दिन का इकट्ठा खाना पकाकर रेफ्रिजरेटर में भरकर आजादी का सांस भी लेती थी। यानी कि घरेलू रुख, गरस्तन यानी घरेलू खातून, ये बोल रही थी कि वो क्या कहती है, अपनी मसरूफियात में शागिल बता रही हैं कि वो सिर्फ घर ही नहीं संभालती थी बल्कि अगले 2 दिन का खाना इकट्ठा बना के फ्रिज में रख देती थी ताकि वो आसानी के साथ बाहर जा सके और सैर पर निकल सके। और फिर उसके बाद कहती हैं कि लाइब्रेरियों से गोद भरकर जजायर हवाई बल्कि सारे बहरुल काहिल के जजायर पर किताबें लाती थी। आहिस्ता आहिस्ता लोगों से मुलाकात, प्रोफेसर साहिबान से गुफ्तगू, सयाहों और तलबा से मेल जोल, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। उन के वक्त मदारिज उभरने शुरू हुए। इसकी हमागु जिंदगी की चाशनी का चस्का लग गया। इन्हीं के जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वो उसकी नई नई जगह दरियाफ्त करती हैं, नई नई जगहों पे नए नए नज़ारे कर रही हैं, तो वहाँ की जो खूबसूरत जिंदगी है वो उनको बहुत ही दिलचस्प और हसीन लगने लग गई है और उनका दिल करता है कि उन जगहों पर बार बार जाएं। अब अगला जो पैरा है उसमें हम देखते हैं कि वो वहाँ के ईस्ट वेस्ट सेंटर का जिक्र कर रही हैं। तो ईस्ट वेस्ट सेंटर के हवाले से देखिए, हवाई में अमेरिका की फेडरल हुकूमत ने एक अजीम शान मरकज खोला है जिसे ईस्ट वेस्ट सेंटर कहते हैं। इसकी हसीन हदूद और इमारात में मगरिब और मशरिक के आलिम मदू किए जाते हैं जो सीनियर स्कॉलर कहलाते हैं। वो मरकज के खर्च पर आते हैं। $1200 का वजीफा हर महीने पाते हैं। इस नन्हे से वजीफे से एक खानदान ठाट कर सकता है। यानी कि ईस्ट वेस्ट सेंटर जो है उनका एक इल्मी इदारा है जहाँ पर वो दुनिया भर से जो पढ़े लिखे आलम होते हैं, उल्मा को वो बुलाते हैं, मदू करते हैं अपने खर्चे पर, और वो उल्मा को जो है वो सीनियर स्कॉलर कहलाते हैं। वो अपने खर्च पर ये सेंटर बुलाता है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनको $1200 का हर महीने वजीफा भी दिया जाता है। और कोर्स की जो मियाद है वो 10 महीने या साल, यानी कम से कम 10 महीने या फिर 1 साल पूरा लग जाता है। इस दौरान में जो मर्जी आए कीजिए, पढ़िए, लिखिए, रिसर्च कीजिए, तासुरात कलम बंद कीजिए। कोई पाबंदी नहीं, कोई इम्तहान नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई वक्त नहीं। मेरे मियाँ इस आज़ादी पर मगन थे। उनका आरामदेह कमरा, टाइपराइटर, गुसलखाना, बेहतरीन लाइब्रेरी, साथ ही सस्ता और मज़े का रेस्तोरां, इर्द गिर्द लड़के लड़कियां, आज़ादी की फिजा। अक्सर आलिम सिगरेट का धुआं और गप उड़ाते पाए जाते थे, लेकिन कोई रिपोर्ट करने वाला नहीं था। कुछ आलिम किताबें भी लिख जाते थे जो ये मरकज बहुत फखरिया शाया करता है। यानी आप देखेंगे इस पैराग्राफ में हम वहाँ का जो इल्मी मरकज है जिसका नाम ईस्ट वेस्ट सेंटर है उसका हवाला दे रही हैं और बता रही हैं कि ईस्ट वेस्ट सेंटर में जो है मशरिक मगरिब से यानी दुनिया जहां से जितने भी आलिम लोग हैं वो यहाँ पे उनको बुलाया जाता है। मरकज अपने खर्चे भी बुलाता है, उनको $1200 जो है वो वजीफा भी देता है। उनके रहने के लिए उनको रिहाइश भी फराहम की जाती है, आरामदेह कमरा, टाइपराइटर, गुसलखाना, लाइब्रेरी वगैरह की सहूलियात, यानी खाने पीने का भी कोई मसला नहीं है। फिर आज़ादी की फिजा है, लोग अपनी मर्जी से आ जा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, कोई शिकायत करने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। और फिर अगर कुछ आलम अगर वहाँ किताबें भी लिखते हैं तो उसका खर्चा भी जो है ये मरकज खुद उठाता है उसको शाया करने के लिए। हाँ, तो इस सेंटर और हवाई की यूनिवर्सिटी में यूं तो अर्जी गुर्बत और लेकिन अर्जली रकाबत भी है और किसी हद तक ये रकाबत सेहतमंद भी है। अमेरिका के बेहतरीन प्रोफेसर और आला जहन गर्मी सर्दी लेक्चर के लिए बुलाए जाते हैं। तरह तरह की नुमाइशें, फिल्म, जश्न मनाए जाते हैं। इसकी जदीद अमारात के सामने लंबी से लंबी मोटरें जो आदि तलबा की और आदि प्रोफेसरों की होती हैं अमेरिका की अफराद का सही सबूत है। इन्हीं के कसरत से वहाँ पे जो लोगों के पास सहूलियात हैं या अपनी मोटरें हैं, कारें हैं, वो उस सेंटर के बाहर खड़े होकर उससे अमेरिका की जो अफराद है उसका आपको अंदाजा हो जाता है कि वहाँ लोग कैसा तर्जे जिंदगी जो है उनका है और किस तरह से वो वहाँ पे रह रहे हैं। इस मशरिक व मगरिब के मरकज का एक जापानी बाग देखने से ताल्लुक रखता है। इतना ईमान शिकन है कि मैं अक्सर लाइब्रेरी जाते जाते इसमें घुस जाती थी। जजायर टहीटी के फूल खुसूसन गार्डीनिया, जर्द चमेली, कमल, कच्चा कच्चा सब्जा, निठाल पानी और रंगीन मछलियां। अच्छा, अब ये ना सारे फूलों के नाम है। और इसकी पुष्प मतनवो दरख्तों का जखीरा, यानी वहां पर उसी सेंटर में एक जापानी बाग भी है
जो कि इस कदर खूबसूरत है कि इंसान जो है ईमान शिकन यानी ईमान को तोड़ने वाला, इंसान को बहकाने वाला, कि वो जाती लाइब्रेरी में थी किताबें लेने, लेकिन उसकी खूबसूरती से मसहूर होके वो उस बाग में घुस जाती थी। फिर वो वहां की बाग का बता रही है कि तरह तरह के वहाँ हर किस्म के फूल खिले हुए हैं, साफ पानी है, मछलियां हैं, खूबसूरत दरख्तों का जखीरा है। यानी बहुत ही खूबसूरत देखने के काबिल जो है ये बाग है। इस सेंटर के अलावा यूनिवर्सिटी का मीलों में फैला हुआ अहाता भी एक दीदा से सब्जाजार है। यानी उसका रकबा जो है वो इतना फैला हुआ है और इतना खूबसूरत सब्जाजार है कि हर कदम पर गुल आवेजा रविशें और बतदरीज बाड़े। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा दिल पजीर उनसर इस फिजा में पाया जाता था वो था बैनुल अक़वामी तलबा का रब्त ज़ब्त, यानी आपस का मेल जोल। जनूबी बहरुल काहिल से लेकर जापान, इंडोनेशिया, बर्मा, मलाया, फिलिपाइन, कोरिया, वियतनाम, फिजी के जजाइर, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यूरोप और अमेरिका के जवां साल जुइंदगान इल्म यानी इल्म के मतलाशी तालिब इल्म, ये माशरती तनव्वु भी एक तालीमी हैसियत रखता था। इन्हीं इस सेंटर में दुनिया भर के लोग जो है वो तलबा जो है वहाँ पढ़ने आते हैं, तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। अब ये देखेंगे हमारा सबक का यहाँ पे इख्तिताम हो गया। नीचे को सैन में देखिए धनक पर कदम लिखा हुआ है। इन्हीं धनक पर कदम जो है ये इसका माकिज है जहाँ से ये सफरनामा ये सबक जो है लिया गया है। अब हम इसके सवालात पर एक नजर दौड़ाते हैं। जी अच्छा, ये पहला सवाल है कि 10 जुमलों की वजाहत कीजिए। नीचे बहरुल काहिल होता है रुख पर खुदा, कहीं जमीन का जरा सा टुकड़ा भी ढारस के लिए दिखाई नहीं देता। तो ये जब पैराग्राफ हमने सारा सबक पढ़ा था तो मैंने वजाहत तो इसकी साथ साथ ही आपको कर दी थी, तो दोबारा जो है हम इसको फिर से दोहरा देते हैं कि टोक्यो से जजीरा हवाई तक का जो सफर है वो तकरीबन 6 घंटे का है और इन दोनों जगहों के दरमियान जो है दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल जिसका नाम है वो वहाँ मौजूद है। यानी अगर इंसान बहरी जहाज पर बैठकर टोक्यो से जजीरा हवाई तक जाए तो उसके नीचे सिर्फ समंदर ही समंदर है और ऊपर सिर्फ खुदा ही खुदा, यानी कि नीचे पानी और ऊपर आसमान, और जमीन का टुकड़ा जो है वो मुसाफिर को कहीं नजर नहीं आता, जिसकी वजह से उसको धड़का लगा रहता है कि अगर जहाज नीचे गिरा तो सीधा समंदर में गिरेगा और अगर हवा में बच भी गए तो पानी में डूब जाएंगे। यानी अगर खुश्की हो तो कम से कम कुछ तो बचने की उम्मीद होती है। यानी जमीन का टुकड़ा ढारस के लिए दिखाई ना देना से मुराद क्या है कि थोड़ा सा भी खुश्की का खिता वहां पे नजर आता तो अगर खुदा ना हंसर जहाज वगैरह गिरता तो कुछ बचने की उम्मीद हो सकती थी, लेकिन इस सूरत में अगर जहाज गिरे तो सीधा पानी के अंदर ही जाए। इसलिए टोक्यो से होनोलुलु का जो सफर है वो खतरनाक महसूस होता है। अगली स्टेटमेंट देखिए कि अगर 26 को जाना हो तो 20 की सीट बुक कराओ क्योंकि 1440 मिनट से कम लेट होना कसरे शान समझती है। अब ये उस एयरलाइन के हवाले से बात करी की जा रही है, BOAC, यानी बरतानिया की जो मारूफ हवाई कंपनी है जिसके जरिए बेगम अख्तर यासुद्दीन जो है सफर किया करती थी। लेकिन इसकी जो है परवाजें जो है अक्सर लेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो तंजन ये कह रही हैं कि अगर आपने इस हवाई कंपनी के जरिए सफर करना हो तो 26 को कहीं पहुंचना हो तो फिर आप 25 की सीट बुक करवाइए क्योंकि ये एक दिन ताखीर से पहुंच जाती है। लिहाजा इसलिए वो कह रही हैं कि 1440 मिनट से कम लेट होना ये अपने शान के खिलाफ समझती है। आगे वो बात कर रही हैं कि खुदा किसी शरीफ इंसान को कलकत्ते ना ले जाए। अगर मिर्जा गालिब ने इसमें कुछ देखा तो हिंदुस्तानी कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस ने पहले देखा था। यानी कि गालिब को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपनी पेंशन की बहाली के सिलसिले में कलकत्ता का भी सफर करना पड़ा था और कलकत्ता जो है गालिब को बहुत भाया था और अपने अशार में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। लेकिन बेगम अख्तर याजुद्दीन कहती हैं कि गालिब को अगर कलकत्ता पसंद आया था तो उस वक्त वहां पर कस्टम ऑफिसर और बनिया पुलिस का निज़ाम नहीं था, इसलिए उनको पसंद आया होगा। और अब वहां पे चूंकि ऐसा निज़ाम है और फिर ऊपर से ये कि खातून जो है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, इस हवाले से भी इंडिया वाले जो हैं वो कुछ ज्यादा जो है वो छान पटक करते हैं। तो उन्होंने देखा कि कस्टम वालों का जो सलूक था कोई इतना अच्छा ना था इनके साथ,
جس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا. تو اس موقع پر انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ خدا کسی شریف انسان کو کلکتے نہ لے جائے، کیونکہ ہندوستانی پولیس اور کسٹم آفیسر والے جو انسانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھتے ہیں، ایک شریف انسان اس کا متحمل جو ہے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو ہوائی جہاز ایسے اچھلے گا جیسے چھاج میں گیہوں. اب یہ جب انہوں نے وہاں سے ٹوکیو سے ہوائی کے لیے جب روانہ ہوئی تھی تو پین ایم جو جہاز تھا جس کے بارے میں وہ کہتی ہیں کہ کھٹارا جہاز جو فضا میں لرزتا رہا، تو اس دوران میں ایک جاپانی تاجر جو ان کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں، البتہ جب تم ٹوکیو سے ہوائی جاؤ گی تو سفر خاصا تکلیف دہ ہوگا، کہ اس سفر میں جہاز جو ہے وہ بار بار اچھلتا ہے اور ایسے کہ جیسے چھاج میں گیہوں اچھلتا ہے، یعنی دھکے بہت زیادہ لگیں گے، جھٹکے بہت زیادہ اس میں آپ کو لگیں گے. اگلی اسٹیٹمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سارا سفر آسمانوں میں ریشم کی طرح سرسر کرتا گزر گیا. یہ وہی بات ہے کہ جو جاپانی تاجر نے انہیں ڈرایا تھا کہ مسافر اس میں ایسے اچھلتے ہیں جیسے چھاج میں گیہوں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ سفر اتنا خوشگوار اور اتنا خیریت سے اور اتنا آسانی اور آرام کے ساتھ وہ طے ہوا، کوئی جھٹکا نہیں لگا، کوئی دشواری، کوئی راستے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. تو اس لیے وہ کہہ رہی ہیں کہ ریشم کی طرح سرسر کرتے، یعنی جیسے ریشم ملائم ہوتا ہے اسی طرح ہی آرام اور ملائمت سے سارا سفر جو ہے آسانی کے ساتھ ان کا گزر گیا. یہ اگلی ہم دیکھتے ہیں بیان جو لکھا ہے کہ ڈھلتے سورج میں بحر الکاہل کروٹیں لے رہا تھا اور چاروں طرف سمرود کی آمریت مستحکم ہو چکی تھی. اب یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ شام کے وقت جزیرہ اواہو کی سیر کو نکلی ہیں تو یہ وہاں کا منظر بیان کر رہی ہیں کہ وہاں پر جو دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل ہے اس کی جو ہلکی ہلکی موجیں اٹھ رہی ہیں، انہیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سمندر کروٹیں لے رہا ہے یا کروٹ بدل رہا ہے، اور پھر اس کے ارد گرد ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، اور یوں لگتا ہے اس سبزے کو دیکھ کر کہ جیسے ہر چیز پر زمرد نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے. زمرد آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہے. تو عموماً ہمارے شعراء اور نثر نگار اپنی نثر میں یا شاعری میں جب کہیں سبزے کی خوبصورتی بیان کرنی ہوتی ہے یا تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ اگر دکھائی دے رہا ہو تو وہ پھر اکثر وہاں پہ ایسے موقعوں پہ جو ہے زمرد کا حوالہ دیتے ہیں یا اس کا استعارہ استعمال کرتے ہیں. اگر جو بیان ہمارے سامنے آتا ہے کہ سپر مارکیٹ امریکن سرمایہ داری کا مکمل مظاہرہ اور امریکن طرز حیات کا بنیادی کلا اور اس کے لامحدود افراد کا ذخار ہے. اب یہ اس میں جو سفر نامہ ہے اس میں ہم نے سپر مارکیٹ کے بارے میں پڑھا کہ سپر مارکیٹ جس کو کہ وہ کہتی ہیں کہ 10 بازاروں کا مہا گرو وہ اس کو قرار دے رہی ہیں کہ جس کے اندر 10 بازاروں کے برابر وہ ایک اکیلی مارکیٹ ہے اور جس میں انواع اقسام کی چیزیں اور ہر چیز کی 50 قسمیں اوپر چھت تک چنی ہوئی ہیں. اور یہاں پر آ کر اتنی زیادہ افراد میں یہ چیزیں دیکھ کر جو ہے غربت کا احساس جو ہے وہ انسان کے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کو یہ یوں لگتا ہے کہ جس دنیا میں ہر طرف خوشحالی ہی ہوگی، آسودگی ہی ہوگی، یہاں تک کہ وہ ایشیا اور افریقہ کا قحط بھی بھول جاتا ہے اتنی کثرت کے ساتھ وہاں پر چیزیں دیکھتے ہوئے. یوں سمجھ لیے کہ انہوں نے یہاں سپر مارکیٹ کے حوالے سے جو امریکن سرمایہ داری ہے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ وہاں پر اتنی جو چیزوں کی فراوانی ہے وہ اس کے ان کے سرمایہ داری کا جو نظام ہے وہ اس کی عکاسی کرتی ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ سفر نامہ کی خوبی یہ ہے کہ اچھا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے لفظوں میں کوئی سفر نامہ لکھیے. اچھا اگلا سوال آ رہا ہے آپ بیتی کے حوالے سے، تو ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ بیتی، اچھا بچوں آپ کی پیپر میں نا 10 نمبر کا سوال ہے جو آپ بیتی کے بارے میں آتا ہے اور آپ بیتی کا مطلب ہے اپنے اوپر بیتی، جسے آٹو بایوگرافی ہم کہتے ہیں یا کہتے ہیں نا کسی چیز کے حالات زندگی بیان کرنا. اور آپ کے سلیبس میں جو آپ بیتی ہے وہ بے جان اشیاء کی آپ بیتی ہے.
यानी जानदार अशिया की आबिदी लिखना तो आसान होता है कि हमें उसके बारे में पता होता है, उसके रहन सहन के बारे में, उसके तर्ज हयात के बारे में। लेकिन आबिदी क्या है कि यहाँ पर हमने बेजान अशिया की यानी नॉन लिविंग थिंग्स की आबिदी बयान करनी है। यानी वो आबिदी आपको किसी बिस्किट की भी आ सकती है पेपर में, मेज की आ सकती है, कुर्सी की आ सकती है, पुरानी इमारत की आ सकती है, किसी पुराने कोट की आ सकती है, किसी खाने वाली किसी चीज की आ सकती है। तो अब यहाँ पर जो आपकी करने वाला ये समझने वाली चीज है वो ये कि आपको इन सब चीजों के जो बनने का प्रोसेस है, जो तरीकेकार है, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि अगर फर्ज किया कि हमें किसी ऐसी चीज के ऊपर आ जाती है कि बिस्किट पे आ जाती है, ये बिस्किट की आबिदी लिखी है, तो उसका लिए आपको पता होना चाहिए कि बिस्किट किस तरह तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन से अज्जा शामिल किए जाते हैं और किस तरह वो एक बिस्किट की शक्ल में हमारे सामने आता है। क्योंकि जिस भी चीज की हम हालात जिंदगी लिखेंगे तो हमें उसके बनने का अमल जो है उसको भी तफसील के साथ बयान करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा आबिदी के हवाले से कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अपनी जाती सरगुज़िश्त या जाती अहवालो वारदात का तहरीरी बयान आबिदी या खुद नविश्त कहलाता है। अंग्रेजी में इसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। यानी अब किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके पर्सनल हालात के बारे में लिखना, अपने हालात जिंदगी को लिखना क्या कहलाता है? आबिदी कहलाता है। किसी जानदार चीज की आबिदी हो या किसी बेजान शय की, इसके अहम असूल ये हैं। नंबर एक, आबिदी में वाहिद मुतकल्लिम का सीगा मैं इस्तेमाल किया जाता है। या जाहिर है कि आबिदी जिस भी चीज की है वो खुद ही अपने हालात जिंदगी लिख रही है ना। यानी अगर मिसाल के तौर पे चाहे वो बिस्किट है या गंदम का दाना है, चाहे पुराना कोट है, चाहे पुरानी इमारत है, चाहे दरख्त है, तो आप उसका आगाज जो है कि मैं एक पुराना दरख्त हूँ, ये मैं का सीगा इस्तेमाल करके जो है उससे आप वाहिद मुतकल्लिम सीगा मैं का इस्तेमाल करेंगे। आप बीती लिखने वाले के लिए जरूरी है कि उसका मुशाहिदा और मुताला बड़ा गहरा हो और फर्जी वाकयात और नकल पर भी असल का गुमान हो। यानी आप बीती लिखने वाले के लिए वही बात जो मैंने आपसे कही थी कि जानदार अशिया की आप बीती जो है उसके बारे में हमें उनके मामूल के बारे में पता होता है, हम लिख सकते हैं। लेकिन बेजान अशिया की आप बीती जब हम उनकी जुबानी लिखेंगे तो फिर हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ तैयार कैसे हुई है, बनी कैसे है, क्योंकि वो अपने बारे बनने के बारे में भी सारा तफसील से बताएगी। तो इसके लिए फिर आपका मुशाहिदा होना जरूरी है कि बिस्किट किस तरह तैयार होता है, या गंदम का दाना जो है उसको किसान किस तरह मेहनत करता है, कैसे बीज बोता है, कैसे कोपले फूटती हैं, कैसे कोशे लगते हैं, कैसे उस पर बालियां आती हैं और किस तरह से उनमें फिर गंदम का दाना पकता है, फिर कैसे उसकी कटाई होती है, फिर उसको किस तरह ट्रकों में बोरियों में भर के शहरों में पहुंचाया जाता है, फिर उस गंदम के दाने के साथ आगे क्या क्या उसके साथ सलूक होता है। ये सारा आपने जो है कि आपको इन सब चीजों के बारे में मालूमात का होना बेहद जरूरी है, तभी आप आबिदी लिख पाएंगे। इस तरह आगे वो कहते हैं कि जी यानी कि फर्जी वाकयात पर भी और नकल पर भी असल का गुमान हो। यानी फर्जी वाकयात और जो नकल है वो भी आपको लगे कि इस तरह आपका तरीका अंदाज, आपका सलूब ऐसा होना चाहिए कि पढ़ने वाले को यूं महसूस हो जैसे मसलन बिस्किट है या गंदम का दाना है, तो वो इस अंदाज से आपने उसकी हालात जिंदगी बयान की हो कि पढ़ने वाले को यानी कारी को यूं महसूस हो कि जिससे वाकई ये असल बात है, जिससे वाकई बिस्किट को जान मिल गई हो और वो अपनी जुबान से अपनी हालात जिंदगी बयान कर रहा है। तो ये इसका जो है तहरीर का तरीका होता है। और जुबानों बयान का जहाँ तक इसका ताल्लुक है तो वो इंतहाई सादा और आसान होनी चाहिए। आपकी तहरीर में रवानी होनी चाहिए, यानी कि कहीं भी बात अटके ना, तसलसल हो, उसमें रब्त हो और आप रवानी के साथ जो है अपनी बात लिखते चले जाए। अब जो इसके अहम नुकात हैं उसको भी एक नजर हम देख लेते हैं कि आबिती लिखते वक्त जो है कौन से अहम नुकात का हमें ख्याल रखना चाहिए और उसका क्या तरीका होना चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि आबिती लिखने से पहले मालूमात और मुशाहिदात का ना आप एक खाका तैयार कर लीजिए, एक स्केच बना लीजिए, ताकि आप जब उसको वाकयात को बयान करने लगे तो उसके तरतीब ना खराब हो, उसमें एक रब्त और एक तसलसल जो है वो पैदा हो जाए। यानी आप एक स्केच बना लीजिए कि सबसे पहले मैंने क्या लिखना है, उसके बाद मैंने क्या लाना है, फिर कौन सा पॉइंट आना चाहिए, उसका एक
रफ सा खाका आप अपनी याददाश्त के लिए बना लीजिए, फिर उस खाके के तहत आप अपनी आप बीती को उस पॉइंट्स के जरिए लिखते चले जाएं। उसके बाद चूंकि आप बीती जो है वो जिसकी जिंदगी होती है उसने अपने बारे में खुद वो लिखना होती है, तो इसलिए मैं का सीगा जो है इससे में इस्तेमाल होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद है कि जुबान इसकी इंतहाई सादा सलीस आसान होनी चाहिए, और दिलचस्पी का अंसर जो है वो बहरहाल आपने इसमें लाजमी बरकरार रखना है कि पढ़ने वाले को जो है वो उससे बददिल ना हो जाए या आजिज ना आ जाए। तो इसके लिए दिलचस्पी का अंसर आपने जरूर बरकरार रखना है। उसके लिए आप अशार का हवाला दे सकती हैं, अखबार का हवाला दे सकती हैं, या कोई उस मौजू से मुतालिका कोई आपको उससे रेलिवेंट कोई कॉल, कोई कोटेशन, कोई तहरीर ऐसी मिल जाती है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपका 10 नंबर का एक सवाल है आबिदी का, जो आपको पेपर में आता है। अच्छा, खत या आबिदी दोनों में से कोई एक सवाल आता है, ये दोनों में चॉइस हरगिज नहीं होती है। या तो पेपर में खत आएगा तो या फिर आबिदी आएगी। और ये चूंकि हमें इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि क्या चीज आनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दोनों ही को तैयार करना है, खत भी अच्छे से तैयार करना है और आबिदी भी अच्छे से तैयार करनी है, क्योंकि वहां पे दोनों में से कोई एक ही चीज दी गई होगी पेपर में जिसको आपको करना होगा। चॉइस नहीं होगी कि खत या आबिदी वाला कोई मामला नहीं है, या सिर्फ खत ही होगा तो या फिर सिर्फ आबिदी ही होगी। तो अब हमें ये नहीं पता कि पेपर में खत आने वाला है या आबिदी आने वाली है, लिहाजा आपने दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ये सोच के कि अगर दोनों में से कोई भी चीज़ पेपर में आ जाए तो हमें उसको लिखने में दिक्कत ना हो। तो आज का हमारा ये लेक्चर मुकम्मल होता है। सबक का खुलासा भी मैंने आज दोबारा आपको दोहरा दिया है, मशकी सवालात पर भी बात कर ली है, आबिदी का कैसे लिखी जाती है उसके हवाले से भी जो है गुफ्तगू हो चुकी है। तो अब हम इंशाल्लाह जो है अगले लेक्चर में जो है अपनी कोई शायरी में से नज्म जो है अगली सुराग राहरो जो है उसको हम मुकम्मल करेंगे। तो हवाई हमारा सबक अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हो गया। अब आपने इसको अच्छे से दोबारा पढ़ना है, और जो लाइनें मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी उनको आपने बहुत अच्छे से देखना और याद रखना है, क्योंकि हिस्सा मारूसी में वो अक्सर सवालात मल्टीपल चॉइस की सूरत में आ जाते हैं। तो इसलिए आपने, और खुलासे में तरतीब का ख्याल रखना होता है और अपने लफ्जों में लिखना होता है। खुलासे में आपने रटा नहीं लगाना, उसको पढ़े अच्छे से सबक को, उसके पॉइंट्स बना लें हर पैराग्राफ के साथ, और फिर अपने लफ्जों में उसको बयान कर दीजिए। खुलासे का तरीकाकार जो है वो ये होता है। तो इसलिए अब आपने जो है ना खुलासे में आपने रटा नहीं लगाना।